अब आगे चलते हैं और इकोनॉमिटी वेंचर्स के राजेश सहगल के साथ कुछ फंडामेंटल नजरिया आपको देते हैं बाजार का। सबसे पहले राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इथिनो स्वदेश पे बात करने के लिए। मैं आपसे पहला सवाल अपना इस रेफरेंस से पूछूंगा कि अगर हम यूएस मार्केट्स का डेटा देखें तो करीब करीब 10% बेंचमार्क इंडिसेस अपने लोज से वापस आ गई हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त करेक्शन था मेरे हिसाब से। 10-12 साल का जो बुल रन हमने देखा यूएस मार्केट में, उसमें 30% टॉप से नैस्डैक पहले नहीं गिरा है। आप तो टेक्नोलॉजी बहुत क्लोजली देखते हैं, ये पूरा टेक्नोलॉजी लेड करेक्शन यूएस में आ गया। क्या आपको साइंस मिल रहे हैं अब कि कहीं ना कहीं ये जो मदर मार्केट है यूएस मार्केट, वहां पे कहीं ना कहीं अब करेक्शन ओवर हो रहा है? अजय जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऑलवेज गुड टू स्पीक टू यू। देखिए, यूएस मार्केट जो है, हम लोग सब लोग उस पर थोड़ा फोकस रखते हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो हैं, क्योंकि वहाँ पे जो होता है लगभग दुनिया भर में वही रिपीट होता है। तो आपका बोलना सही है कि काफ़ी भारी करेक्शन हमने देखा है नैस्डैक में। इवन टुडे, आज की तारीख में भी देखें तो नैस्डैक करीबन 22% नीचे हैं फ्रॉम इट्स पीक। नॉट ओनली फ्रॉम इट्स पीक, एक्चुअली फ्रॉम वाइड ईयर टू डेट, सो फ्रॉम जैन ऑनवर्ड्स तो 22% अभी भी करेक्शन हो चुका है उसमें। इसका ये कंक्लूजन ड्रॉ करना कि अभी थोड़ा मार्केट ऊपर आ रहा है और फ्रॉम द बॉटम 10-15% डिफरेंट मार्केट्स ऊपर आ चुके हैं, क्या इसका ये मतलब है कि बेयर मार्केट खत्म हो गया है और अभी मार्केट्स अच्छे होंगे? तो अनफॉर्चुनेटली मेरा मानना है कि जो बेयर मार्केट है या बैड टाइम जो है या करेक्शन जिसको बोलते हैं, वो करेक्शन कंप्लीटली बिहाइंड नहीं है अब तक। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है एक्चुअली, कि जो मार्केट्स हैं ग्लोबली, आप किसी भी मार्केट्स को देखिए, इक्विटी मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स, एनी मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स, फॉरेक्स मार्केट्स, आई थिंक सारे मार्केट के ड्राइवर जो हैं, वो ड्राइवर एक्चुअली बेसिक फंडामेंटल्स के हाथों से निकलकर मनी सप्लाई के इन्फ्लुएंस के अंदर ज्यादा है। तो जैसे कि हमने देखा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑनवर्ड्स 2007-2008 में जो हुआ था, तब से जो ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स हैं, उन्होंने करेंसी प्रिंट करके जो इमीडिएट पेन थी उसको निकाल दिया था, उसको दूर कर दिया था। लेकिन वो पेन का जो रूट कॉज है वो अब तक करेक्ट नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली। और अभी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, पिछले 20-25 साल से जो एक लो ट्रैजेक्टरी पे चल रहे थे, उनकी ट्रैजेक्टरी थोड़ी चेंज हो चुकी है। तो इसका, ये इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और ये जो सारे इश्यूज जो हम लोग बात करते हैं, इन सबका मार्केट इंडेक्स लेवल्स, स्टॉक लेवल्स के ऊपर बहुत ही डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। और इसलिए जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये करेक्शन का पीरियड जो है ये खत्म नहीं हुआ है। और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स, हमारे आपके जैसे सब इन्वेस्टर्स जो हैं, हम लोगों को फिर भी सतर्क रहकर जो अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उन पर फोकस करना ज्यादा एडवाइजेबल होगा। बहुत बढ़िया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट व्यू आता हुआ है यूएस मार्केट में। अगर आप 30%, 25-30% फॉल देख के सोच रहे हैं तो शायद अभी भी आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूंगा एक और सेक्टर के बारे में जो करीब 4-5 साल से एक बेयर मार्केट में था, और वो है इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर। हमने देखा कि अब देखने को आ रहा है कि हीरो मोटो, टीवीएस मोटर्स, अशोक लेलैंड, ये 4-4 साल के हाइज पे आ गए हैं। और हम सब जानते हैं कौन से इश्यूज इस सेक्टर को दबा के रखते रहे 3-4 साल तक। लेटेस्ट वंस ऑफ कोर्स, लॉजिस्टिक नहीं मिल पा रहा है, उनको सामान नहीं मिल पा रहा है, ओईएम के पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। एनीवेज, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस हिसाब से लो कैपेसिटीज रही है, कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन भी नहीं हुए, अब सब कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं और हाई डिमांड की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्योंकि ये सिक्लिकल स्पेस है, तो कहीं ना कहीं ये साइकिल अब धीरे धीरे ऊपर देख रहा है और इस स्पेस में देखना चाहिए ऑटो एंसिलरी? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली तेज, आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक सिक्लिकल स्पेस है। और जो बाकी सेक्टर्स से हटकर ऑटोमोबाइल्स का जो साइकिल है, वो साइकिल बिल्कुल सिक्लिकल बिहेवियर में दिख रहा है हम लोगों को। और ये कंपोनेंट्स की जो कम अवेलेबिलिटी है, आपको ऑफ कोर्स ये सब चाइना का जो इश्यूज है और वहाँ से ये सब शुरू हो रहा है। आई थिंक ये जो सप्लाई चेन्स में प्रॉब्लम है, इनका कोई इमीडिएट शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है। आप पैसे छाप कर सेंट्रल बैंकर के जैसे इस प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। और उसके उसके चलते, जैसे कि हमारे नॉर्मल लाइफ बैक बैक आ गई है अभी, जैसे कि ये कोविड में जो 1-2 साल हमने सबने घर पर बिताया बीच बीच में, आई थिंक वो थोड़ा पास्ट हो गया है। और जैसे कि
नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो रही है हर सिटीज में। अब किसी भी शहर में जाता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ तो देख रहा हूँ कि वीकेंड्स पे सारे मॉल्स भरे हुए हैं, शॉपिंग हो रही है, सब बाहर जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, ऑफिस से शुरू हो रही हैं। तो आई थिंक ये डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल जो है ये वन वे है अभी, ये चलता रहेगा। और प्रॉब्लम सिर्फ डिमांड का नहीं है, प्रॉब्लम सप्लाई का भी है। सप्लाई इतनी ज्यादा इमीडिएटली बढ़ती नहीं है, जैसे कि आपने कहा पिछले कुछ सालों में कैपेसिटी इंक्रीज हुआ नहीं है। तो जैसे कि अभी डिमांड बढ़ेगा, हमारी जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो इसको मीट नहीं कर पाएगी, एंड देयरफॉर प्राइसेस विल बी हाई, डिमांड विल बी हाई। तो ये सेक्टर मुझे अच्छा लगता है। राजेश, प्रियंका हियर, वेलकम टू स्वदेश। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अब कहाँ कहाँ वैल्यू इमर्ज हो रही है और बाइंग के मौके अब तो शॉपिंग लिस्ट रेडी रखनी होगी बायर्स को। क्या एक सेगमेंट ये भी एक कंसिडरेशन रख सकते हैं कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक का ये सिनेरियो रहेगा अभी आने वाले समय में भी, सो ऐसे में उन कंपनीज पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए, या तो वो डेट फ्री हैं या फिर अपने उनके फॉरवर्ड प्लान्स में डेट फ्री होने के प्लान्स है। ऐसे जस्ट वन इंस्टेंसेस जिस तरह से इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की कमेंट्री आई और उसमें क्लियरली मैनेजमेंट ने कहा कि 2025 तक डेट फ्री होने का प्लान है। सो इस वक्त क्या बाजार इस थीम को भी आइडेंटिफाई करना चाहेगा? देखिए, ये एक डेट फ्री होना अच्छी बात है किसी भी कॉर्पोरेट के लिए, बट अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें हमारा मानना ये है, देयर इज नो राइट और रॉन्ग, बट हमारा मानना ये है कि आपका डेट लेवल जो है अपनी बैलेंस शीट पे एक नॉर्मल लेवल पे रहना चाहिए। तो आप किस बिजनेस में हैं, अगर आप रियल एस्टेट में हैं, अगर आप कमोडिटीज में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, तो उन बिजनेस के लिए एक एडवाइजेबल रेंज होता है डेट इक्विटी रेशो का। तो मेरा मानना है कि फॉर बेनिफिट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स ये डेट का उस लेवल तक होना बहुत जरूरी है। तो जीरो डेट बहुत ही अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हम भी प्रेफर करते हैं बैलेंस शीट जहाँ देखते हैं डेट नहीं है। बट आई थिंक अगर आरओई देखकर आप इन्वेस्ट करते हो और रिटर्न ऑन इक्विटी, तो डेट का एक नॉमिनल लेवल पर होना बहुत जरूरी है। राजेश, अब दो सेक्टर ऐसे थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर दिखा, एक था आईटी और दूसरा मेटल्स। मैं अभी मेटल्स की बात नहीं करूँगा, फिलहाल मैं सिर्फ आईटी पे आता हूँ। वो इस वजह से क्योंकि अजय ने जो पहला प्लेट आपको दिखाई थी ना, जो यूएस मार्केट्स की रिकवरी, उसमें नेस्डेक सबसे तेज चला 10%। भारतीय मार्केट आईटी इंडेक्स के हिसाब से एक साल के लेवल्स पे नीचे पहुंच गए थे। अभी एक क्या अच्छा पुशबैक मिल सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन अच्छी हो गई थी। 2-4 दिन पहले हमने इनकी वैल्यूएशन को चेक किया था, तो हमको ऐसी जगह पर आके दिख रहे थे कि अच्छी कंपनीज भी हमको 20 के नीचे के पीई पे मिल रही थी। नो, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए, बेसिकली दुनिया भर में जो हो रहा है वो ये करेंसी प्रिंटिंग और सप्लाई चेन इश्यूज और रशिया की जो वॉर है, एनर्जी प्राइसेस जो हाई गई हैं, यूएस फेड जो बोल रहा है हम लोग अभी रेट हाइक करके नॉर्मल सी ले आएंगे। आई थिंक ये सब का अगर आप सबको कंबाइन करें सब फैक्टर्स को, तो बेसिकली एक चीज देखनी है कि ग्लोबली सब बोल रहे हैं कि थोड़ा रिस्क को कंट्रोल किया जाए, थोड़ा रिस्क ऑफ ट्रेड किया जाए। तो ज्यादा रिस्की जो ट्रेड्स हैं उसमें सबसे ज्यादा भारी करेक्शन आएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर, स्पेशली अगर हम नैस्डैक की बात करें, तो ग्लोबली जो लिस्टेड इक्विटीज हैं पूरी दुनिया भर में सबसे जो जिसमें ज्यादा रिस्क होता है वो ज्यादा करके न्यू टेक्नोलॉजी कंपनीज मानी जाती हैं, तो उनमें ज्यादा करेक्शन देखा हमने। और उसी लिए जब ये बाउंस बैक आया तो सबसे ज्यादा बाउंस बैक भी उसी में आया है। तो आई थिंक कि जो वॉलेटिलिटी है, ये जो मार्केट्स का बिहेवियर है कि बहुत ही ज्यादा गिराव और फिर इमीडिएट जो करेक्शन आ जाती है प्राइसेस में, आई थिंक ये थोड़े समय तक चलेगा। और वॉलेटिलिटी को संभालना हमारे पोर्टफोलियो के लिए बहुत जरूरी है। तो जिस तरह से हम लोग भी पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, तो वो काफी फोकस हमारा वॉलेटिलिटी पे रहता है। और इसीलिए जैसे प्रियंका ने कहा कि जीरो डेट बैलेंस शीट का इस समय में क्या है, तो वो थोड़ा वॉलेटिलिटी को कम कर देता है इन द शॉर्ट रन। बट लॉन्ग रन में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो मैंने जैसे कहा था कि डेट हमारा एक नॉमिनल लेवल पे रहना चाहिए। अच्छा, चलिए मैं आपको जो है ना कुछ साल पीछे लेके जाता हूँ मेमोरी लेन में, क्योंकि मुझे ये, आप और हम तो सेम ही जनरेशन के हैं। आपको याद होगा, मैं तो स्कूल में था, शायद आप कॉलेज में होंगे, जब लास्ट टॉम क्रूज की टॉप गन मूवी आई थी। आपने देखी है वो? yes, अब 2020 में दूसरा वर्जन आ गया है, ये देखा आपने? अभी की मूवी नहीं देखी है, बट पहले वाली देखी हुई है। एक्सीलेंट। तो ये एग्जीबिशन कंपनीज पे अभी मैं देख रहा था कि पीवीआर, आईनॉक्स, एग्जीबिशन, इनफैक्ट बुक माई शो भी यही कमेंट्री दे रहा है कि टिकट्स ही नहीं मिल रहे हैं। मतलब ज़बरदस्त तरीके से एग्जीबिशन और ये अनलॉक थीम पे इस बात से रेफरेंस लेते हुए कि एक तो पता नहीं टॉम क्रूज इतना फिट कैसे रहते हैं, जैसे 86 में लगते थे 2022 में भी वैसे ही लग रहे हैं। हम और आप बड़े हो गए एकदम। खैर एनीवेज, तो ये एग्जीबिशन थीम और अनलॉक थीम पे आपका क्या व्यू है?
नहीं, ये थीम तो चलेगी। जैसे मैंने कहा कि पिछले 2 साल में जो कोविड के चलते दुनिया भर में थोड़ा रुकाव आ गया था, थोड़ा डर था। आई थिंक ये जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया, ये कहीं डर दिखता नहीं है। आप किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाइए, किसी भी बस स्टैंड पे चले जाइए, पूरा भीड़ भाड़ है पूरी। मैं वीकेंड पे मॉल गया था फैमिली के साथ, पूरा मॉल भरा हुआ है। कहीं पे कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ स्लो डाउन है या ऐसा कुछ है। तो कंजम्पशन बैक। और ये जैसे आपके कहा कि अनलॉक प्ले जो है, तो अनलॉक प्लेज द बैक। एंड एग्जीबिशन जो सेक्टर है वो एब्सोल्युटली, टिकट्स बहुत इजीली नहीं मिल रही हैं। इवन आप अगर ऑनलाइन बुक करें या सिनेमा में जाकर टिकट्स बुक करें, बहुत इजीली जो अच्छी मूवीज हैं उसकी टिकट्स नहीं मिल रही हैं। तो दैट प्लेज बैक। और प्राइसेस भी काफी कम नहीं हुई है बाय द वे, टिकट प्राइसेस आर अप। एब्सोल्युटली, बिल्कुल प्राइसेस कहीं से कम नहीं हुए हैं। लेकिन दर्शकों की जो व्यूअर्स की जो एक एक्साइटमेंट है, वो जो इतने समय तक मूवीज दी थी ना, वो थिएटर्स पे अब आपको क्लियरली दिखाई देती है। चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आज समय देने के लिए और ये सारे मैटर पर हमसे डिस्कस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।